हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज से हम शुरू करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक नया टॉपिक, जिसको कि हम जानते हैं फ्री कंसेंट के नाम से। आज का हमारा टॉपिक होगा फ्री कंसेंट। आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है फ्री कंसेंट। अब अगर हम आज इसकी बात करें फ्री कंसेंट की, तो हम इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं एक तो कंसेंट के बारे में। कंसेंट मतलब सहमति, जो कि हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 13 के अंदर। एक हम पढ़ने वाले हैं फ्री कंसेंट के बारे में, जो कि हम देखेंगे सेक्शन 14 के अंदर। और इस 14 के साथ साथ हमें ऐसे सेक्शन भी देखने हैं जो अगर एलिमेंट वो मौजूद हुए किसी कंसेंट के अंदर, तो वो कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी। और वो एलिमेंट कौन कौन से हैं? पहला एलिमेंट कोवर्जन। और हालांकि मैंने आपको अपनी 3rd या 4th वीडियो के अंदर ये सब डिस्कस किया था, लेकिन हम आज उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहला एलिमेंट कोवर्जन, जो कि हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 15 के अंदर। दूसरा एलिमेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 16 के अंदर। फ्रॉड, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 17 के अंदर। मिस रिप्रेजेंटेशन, जिसको कि हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 18 के अंदर। और अगला एलिमेंट है हमारा मिस्टेक। उसके लिए हम एक अलग सेशन रखेंगे। तो आज हम इन सब पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस किस तरीके से, अगर इनमें से कोई सा भी एलिमेंट है। एक और एलिमेंट है मिस्टेक, जो कि है सेक्शन 20 के अंदर। इन सब एलिमेंट को हम देखेंगे और आज के इस डिस्कशन में हम ये देखेंगे कि एक कंसेंट कैसे फ्री कंसेंट होगी और किस तरीके से एक कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। तो शुरू करते हैं हमारे इस डिस्कशन को फ्री कंसेंट से। अब अगर हम बात करें तो हमें पहले ये जानना जरूरी है कि कंसेंट क्या होती है। हम बात करेंगे किसकी? कंसेंट की। कहाँ गिवन है इसकी डेफिनेशन? सेक्शन 13 के अंदर। क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ ले सेक्शन कौन सा है कंसेंट का? सेक्शन 13। अब ये डेफिनेशन कहती क्या है ये भी देख लेते हैं। टू और मोर persons are said to be
कंसेंटेड। दो और उससे ज़्यादा आदमी कंसेंटेड तब माने जाएंगे, सहमत तब माने जाएंगे, कंसेंट को बोलते हैं हम सहमत। दो या उससे ज़्यादा आदमी किसी बात पर सहमत तब माने जाएंगे तब when they agreed upon something in the same, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सेम सेंस एंड अ सेम थिंग। दो या उससे ज़्यादा आदमी किसी चीज़ पर सहमत तब माने जाएंगे, टू और मोर पर्सन्स आर सेड टू हैव कंसेंटेड व्हेन दे आर एग्री अपॉन समथिंग, वो किसी चीज़ पर सहमत हो लेकिन किस तरीके से हो, सेम सेंस में हो। ये इंपॉर्टेंट है। सहमत तो हर कोई हो जाएगा, लेकिन जो सहमति होनी चाहिए वो सेम तरीके से होनी चाहिए, सेम सेंस से होनी चाहिए। ये इसमें इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके अगर एग्जाम्पल को देखें तो इसके एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे, ए है, उसके पास एक गाड़ी है फॉर्च्यूनर, ए है, उसके पास एक गाड़ी है फॉर्च्यूनर, उसने बी को बेचने का ऑफर दिया कि आई वॉन्ट टू सेल दिस कार लेट्स सपोज 16 lakhs। ए ने बी को ऑफर दिया कि मेरे पास एक फॉर्च्यूनर है और मैं तेरे को अपनी ये गाड़ी 16 लाख में बेचना चाहता हूँ। अब बी ने इसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ये बोला कि मैं 16 लाख में नहीं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा 11 लाख में। देनी है तो बता। ए ने बी को ऑफर दिया कि मेरे पास एक फॉर्च्यूनर गाड़ी है और उसको मैं तेरे को बेचना चाहता हूँ 16 लाख में, लेकिन बी ने बोला कि भाई मैं ले तो लूँगा तेरी फॉर्च्यूनर गाड़ी, लेकिन मैं इसके 16 लाख ना देके तेरे को दूंगा मैं 11 लाख रुपए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो बात की गई है सेम सेंस एंड सेम थिंग, क्या इस पे अप्लाई होती है? जो हम ऊपर पढ़ के आए थे, टू और मोर पर्सन आर सेड टू हैव एग्रीड या सेड टू हैव कंसेंटेड व्हेन दे एग्री अपॉन सेम थिंग इन अ सेम सेंस, क्या ये सेम सेंस वाली बात इस पे अप्लीकेबल होती है? अब हम आते हैं अपने चार्ट पर। ए ने बी को अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी के लिए 16 लाख का ऑफर दिया। अब अगर बी इस 16 लाख पे ही मानता, अगर बी इस 16 लाख पे ही मानता, तब हम कहते हैं कि बी सेम थिंग एंड सेम सेंस से काम कर रहा है। लेकिन जहां इसने बोल दिया कि मैं तेरी गाड़ी खरीद लूंगा लेकिन 16 नहीं 11 लाख रुपए दूंगा, तो यहाँ पर सेम सेंस वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म ही हो गया। सेम सेंस तो हुई नहीं, तो यहाँ पर ये कंसेंट भी नहीं हुई, सहमति भी नहीं हुई। अगर ये बोलता कि हाँ मैं तेरी गाड़ी 16 लाख में खरीदने को तैयार हूँ, तब यहाँ पर सहमति मानी जाती है। अब यहाँ पर क्या हुआ, मैं तेरी गाड़ी खरीद तो लूँगा लेकिन कितने में खरीदूंगा, 11 लाख में। तो इसको मैंने आपको पहले बताया था, कौन सा ऑफर हुआ, काउंटर ऑफर हुआ, जिसमें कि मॉडिफिकेशन की गई है प्राइस के अंदर।
और इसको हम किसी भी एंगल से कंसेंट नहीं कहेंगे। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? अब हमने बात करी सेम थिंग इन अ सेम सेंस या सेम सेंस एंड सेम थिंग। इसको हम अगर लीगल लैंग्वेज में बात करें तो इसका लीगल लैंग्वेज में एक नाम होता है और ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नाम है कंसेंसस एड आइडम। कंसेंसस एड आइडम, एग्री अपॉन सेम थिंग इन अ सेम सेंस। इसको लीगल टर्म्स में बोलते हैं कंसेंसस एड आइडम। यहाँ तक की बात क्लियर है? कंसेंट की डेफिनेशन क्लियर है, सेक्शन नंबर क्लियर है। दो या उससे ज़्यादा आदमी किसी भी बात पर सहमत कंसेंटेड तब माने जाएंगे कब? जब वो किसी चीज़ पर सेम सेंस से, सेम दृष्टिकोण से सहमत हों। लीगल टर्म्स में इसको हम क्या बोलते हैं? कंसेंसस एड आइडम। और इसका मैंने आपको चार्ट भी समझा दिया है। अब हम बात करते हैं, ये हमने डेफिनेशन पढ़ी है कंसेंट की, अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे फ्री कंसेंट की। अब हमारी जो डेफिनेशन आएगी बच्चों, वो आएगी फ्री कंसेंट की, जिसका कि हम अगर बात करें सेक्शन नंबर की तो वो सेक्शन बात करता है 40 और कंसेंट का कौन सा था? 13। फ्री कंसेंट का 14। यहाँ तक क्लियर है? अब कंसेंट में हमने क्या पढ़ा था कि दो या उससे ज़्यादा लोग तब कंसेंटेड माने जाएंगे जब वो किसी चीज़ पर एग्री हो सेम थिंग या सेम सेंस से। अब फ्री कंसेंट क्या कहता है कि अ कंसेंट is said to be free कब एक कंसेंट फ्री मानी जाएगी? कब? when it is not caused by, कोई भी सहमति एक फ्री सहमति तब मानी जाएगी, कोई भी कंसेंट एक फ्री कंसेंट तब मानी जाएगी जब उसके अंदर ये एलिमेंट ना हो। अब वो एलिमेंट कौन से हैं? पहला एलिमेंट कोवर्जन, कहाँ मेंशन है? सेक्शन 15 के अंदर, अभी हम पढ़ेंगे। दूसरा एलिमेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस, कहाँ मेंशन है? सेक्शन 16 के अंदर, अभी हम इसको भी पढ़ेंगे। अगला एलिमेंट है फ्रॉड, कहाँ मेंशन है? सेक्शन 17 के अंदर। इससे अगला एलिमेंट है हमारे पास मिस रिप्रेजेंटेशन, ये हमें कहाँ मेंशन है? सेक्शन 18 के अंदर। और इससे लास्ट हमारा एलिमेंट आता है मिस्टेक। अब मिस्टेक के अंदर हम पढ़ेंगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में, लेकिन अभी के लिए सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है, सेक्शन 20 ये हमें अभी के लिए याद रखना है। A consent is said to be free when it is not caused by first element coercion, second element undue influence, third element
fraud, fourth element misrepresentation and fifth element mistake. अब अगर किसी भी कंसेंट में कोवर्जन मिल गया, किसी भी कंसेंट में अनड्यू इन्फ्लुएंस मिल गया, किसी भी कंसेंट में फ्रॉड मिल गया, किसी भी कंसेंट में मिस रिप्रेजेंटेशन मिल गया या किसी भी कंसेंट में मिस्टेक मिल गया, तो वो कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी। अब ऐसा भी हो सकता है किसी में कोवर्जन प्लस अनड्यू मिल जाए, किसी में फ्रॉड प्लस अनड्यू मिल जाए, किसी में फ्रॉड प्लस मिसरिप्रेजेंटेशन मिल जाए। कहने का मतलब है या तो ये इंडिविजुअल आ जाए या इनका कॉम्बिनेशन आ जाए या ये सब आ जाए। अगर एक भी आ जाए तो भी एक कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। यहाँ तक की बात क्लियर है कि अगर हमें किसी कंसेंट को फ्री रखनी है तो इन सब एलिमेंट्स को उस कंसेंट से हमें दूर रखना पड़ेगा। अगर ये सब एलिमेंट हैं तो अधिकतर केसों में कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइडेबल। लेकिन एक आधे केस ऐसे भी हैं जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। अब वो केस कौन से होंगे वो मैं अभी आपको इस आगे की स्टेज में बताऊंगा। तो अब हम बात करते हैं इन सब के बारे में, कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक के बारे में। अब इसी स्टेज में हमारा पहला नाम आता है कोवर्जन। सेक्शन मैंने कौन सा बताया था आपको, 15। अब पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि इसका डेफिनेशन पार्ट क्या बोलता है। कोवर्जन इज कमिटिंग और threaten to commit। और कोवर्जन इज कमिटिंग और थ्रेटन टू कमिट। क्या कमिट और क्या थ्रेटन टू कमिट? ऐसे एक्ट जो कि इंडियन पिनल कोड द्वारा मना किए गए हैं। एनी एक्ट forbidden by law। अब लॉ कौन सा? आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, या एनी अदर लॉ। कोवर्जन का मतलब होता है कोई भी ऐसा कार्य जिसको कि इंडियन पिनल कोड ने मना किया हो, फिर भी आपने क्या किया, उसको कमिट किया, उसको कारित किया या उसको करने की धमकी दी, जिसको कि किसने मना किया है? इंडियन पिनल कोड ने, भारतीय दंड संहिता ने, या फिर किसी और अन्य लॉ ने, जिसके अंदर वो अपराध की श्रेणी में आता है। और साथ साथ क्या है, किसी भी तरीके का अवैध कब्जा, अनलॉफुल डिटेंशन, किसका होगा डिटेंशन? प्रॉपर्टी का होगा, या फिर किसी भी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की धमकी देना, थ्रेटन टू डिटेन। अब हम किस पे कब्जा करेंगे? प्रॉपर्टी पे करेंगे, ऑब्वियस बात है। प्रॉपर्टी पे हम कब्जा करेंगे। और कब्जा क्यों करेंगे? कब्जा हम इसलिए करेंगे जिससे कि वो, हम जिसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहे हैं वो आके हमको अपनी उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए सहमति दे दे। क्यों करेंगे? इंटेंशन
causing any person enter into a contract. डेफिनेशन कहती है कोवर्जन इज कमिटिंग और थ्रेटन टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ, आईपीसी और एनी अदर लॉ, और उसके साथ साथ एनी अनलॉफुल डिटेंशन और थ्रेटन टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, जिसमें इंटेंशन क्या होगी? इंटेंशन होगी कि हम जो ये काम कर रहे हैं उसको करने के बाद जिस पर्सन को हम चाहते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे उसका एंट्री होना जरूरी है। अब अगर हम इसकी बात करें तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसमें एक्चुअली में है क्या। मिस्टर ए है, मिस्टर बी है। मिस्टर ए बिल्डिंग बेचते हैं अपनी, बिल्डर है। और मिस्टर बी एरिया के डॉन है। अब यहाँ पर मिस्टर बी ने ए के आगे ऑफर रखा कि तू मेरे को अपना 5 करोड़ वाला मकान 50 लाख में बेच। बी ने ऑफर रखा ए को कि बिल्डर साहब आप अपना 5 करोड़ का मकान मेरे को 50 लाख में बेचो। अब क्या ये बिल्डर साहब बेचेंगे? लेकिन साथ साथ बी ने ये भी बोल दिया कि मैं तेरे बेटे को किडनैपिंग करके कुत्तों को खिला दूंगा। बी ने धमकी दी कि मैं तेरे बेटे को किडनैपिंग करके मार करके उसको कुत्ते को खिला दूंगा। अब इस कंडीशन में ए भाई साहब ने अपना 5 करोड़ का फ्लोर 50 लाख में इनके नाम कर दिया, एग्री हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये जो एग्री हुआ है इसकी फ्री कंसेंट से हुआ है या नहीं हुआ है। अब अगर हम बात करें इसकी फ्री कंसेंट की, अगर बी ने इसको ए को धमकी नहीं दी होती कि मैं तेरे बेटे को किडनैप करके मार करके कुत्तों को खिला दूंगा, तब हम कहते थे कि ये कंसेंट फ्री है। लेकिन यहाँ पर इसने जो ये धमकी दी है बी ने, डॉन ने ए को, बिल्डर को, तो इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि इसने डर करके, किसने? बिल्डर ने डर करके, किससे? बी की धमकी से। उसने बिल्डर ने बी की धमकी से डर करके अपनी कंसेंट दी है। और क्या ये कंसेंट फ्री है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डर उत्पन्न हुआ है, फियर आया है, किसका आया? इंस्टेंट डेथ ऑफ सन का। अब उसने अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपने 5 करोड़ का मकान 50 लाख में बेचा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये अंडर कोवर्जन हुआ है। यहाँ तक की बात समझ में आती है? एक बार डेफिनेशन हम दोबारा देख लेते हैं। कोवर्जन सेक्शन 15 is committing or threaten to commit any act forbidden by law, IPC or any other law, or unlawful detention of property or threaten to detain any property with intention of causing a person enter into a contract. अब हम देखते हैं कि कोवर्जन में इसके अलावा और कौन कौन से पॉइंट आ सकते हैं। अगर हम बात करें कोवर्जन की, थ्रेट टू कमिट सुसाइड, सुसाइड करने की धमकी देना भी एक कोवर्जन है। और अगर हम बात करें कोई भी अगर एग्रीमेंट अंडर कोवर्जन होगा
तो वो किस नेचर का होगा? वो होगा वॉइडेबल नेचर का। वॉइडेबल का मतलब ये होता है कि जब ये बात साबित हो जाएगी कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है या जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अंडर कोवर्जन हुआ है, तो उस टाइम पर जिसकी कंसेंट ली गई है अंडर कोवर्जन, अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस या किसी भी तरीके से, उसके हाथ में ये ऑप्शन होगा कि या तो वो इस एग्रीमेंट को कंटिन्यू रखे या इसको वो वो वॉइड कर दे। अगर उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रख दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, और अगर उसने उसको खारिज कर दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अपने इसी चार्ट पे चलते हैं। धमकी दी, मकान बेच दिया। अब क्या हुआ? बिल्डर साहब कोर्ट चले गए। और कोर्ट में ये साबित हो गया कि भैया जो मेरी कंसेंट ली गई है, वो फ्री नहीं थी, वो अंडर कोवर्जन थी। तो कोर्ट ने इनके जो बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको क्या कर दिया? वॉइडेबल कर दिया। क्या कर दिया? वॉइडेबल कर दिया। और जैसे ही वॉइडेबल किया तो बिल्डर के हाथ में दो ऑप्शन आ गए, या तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट को ये कंटिन्यू रखे या इसको अब वॉइड कर दे। जैसे अगर ये कंटिन्यू कर देता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, और अगर इसने ये वॉइड कर दिया तो ये इनका एग्रीमेंट खारिज हो जाएगा और इन ए को अपना मकान बी से मिल जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आई है? और हालांकि मैंने आपको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अपनी पहले वाली वीडियोस में भी बता रखा है, और अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगला हमारा एलिमेंट आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्शन इसका है हमारा सेक्शन 16। अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर कब माना जाएगा? व्हेन द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन पार्टीज, जब पार्टियों के बीच का संबंध, पार्टीज कौन सी? जिसकी कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली गई है और जो अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा करके उससे कंसेंट ले रहा है, उन दोनों पार्टीज के बीच में। व्हेन द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन पार्टीज, किस तरीके का रिलेशन होगा? आर सच दैट one of the parties is in position कैसी पोजीशन में? डोमिनेटिंग पोजीशन में। टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर, किसी दूसरे की इच्छा को अपनी पोजीशन से काबू में करना, या किसी दूसरे की इच्छा को अपनी पोजीशन से मारना और अपनी उस पोजीशन को गलत तरीके से इस्तेमाल करना। यूज दैट पोजीशन टू ऑब्टेन
क्या ऑब्टेन करेंगे? अनफेयर एडवांटेज। अनफेयर एडवांटेज। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर तब माना जाएगा जब उन दोनों पार्टीज के बीच का संबंध, पार्टीज कौन सी? पहली पार्टी जिसकी कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली गई है और दूसरी पार्टी जिसने अनड्यू इन्फ्लुएंस से उसकी कंसेंट ली है। इस तरीके का संबंध होगा जिसमें कि वन ऑफ द पार्टीज इन ए पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर। एक पार्टी दूसरी पार्टी की सहमति, एक पार्टी दूसरी पार्टी की इच्छा अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके, अपनी पोजीशन को डोमिनेट करके दूसरे की इच्छा अपने अंदर काबू में कर ले और अपनी उस पोजीशन को इस्तेमाल करके उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाए, तब हम बोलेंगे कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस में माना जाएगा। अब अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, ए एक पेशेंट है और बहुत बीमार रहता है और ओल्ड एज भी है, पेशेंट भी है। बी एक नर्स है। ए एक पेशेंट है, बी एक नर्स है। बी ने अब अचानक ए की तबीयत खराब हो गई बहुत ज़्यादा। बी ने ए को बोला अगर तू अपनी प्रॉपर्टी में से 1 करोड़ मेरे नाम करेगा तब मैं तेरे को ट्रीटमेंट दूंगी। ए एक पेशेंट है, बी एक नर्स है। ए की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। नर्स ने पेशेंट को बोला, ए को बोला कि अगर तू अपनी प्रॉपर्टी में से मेरे को 1 करोड़ रुपए देगा, मेरे नाम करेगा, तब जाके मैं तेरा ट्रीटमेंट करूंगी, वरना नहीं करूंगी। अब इस केस में ए ने अपनी जान बचाने के लिए उसकी धमकी से डर करके 1 करोड़ रुपए इसके नाम पर कर दिए। 1 CR टू नर्स, 1 करोड़ रुपए इसके नाम पर कर दिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो इसने 1 करोड़ रुपए इसके नाम पर किए हैं, क्या इसके अंदर इस पेशेंट की फ्री कंसेंट मानी जाएगी? तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर पेशेंट की कोई फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि यहाँ पर इसकी इंस्टेंट डेथ का, इंस्टेंट ग्रेवियस हर्ट का फियर दिखाया गया था कि भाई अगर तू 1 करोड़ रुपए देगा तभी तेरा ट्रीटमेंट होगा, वरना तो भैया जिस हाल में हो उसी हाल में रहो। अब इसने अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, अपनी अनइवन हेल्थ को ध्यान में रखते हुए इसकी धमकी में आकर के 1 करोड़ रुपए इसको दे दिए। तो यहाँ पर इसकी जो कंसेंट है, फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। और इसी तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर आए हुए कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं इनको। यहाँ तक की बात समझ में आती है। अब इसके अंदर कुछ और वो होते हैं, रिलेशंस होते हैं, जिसको कि हम बोलेंगे अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस। और वो कैसे कैसे रिलेशन होते हैं? फॉलोइंग आर रिलेशंस अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस। पहला, फादर एंड सन।
दूसरा एंड बेनिफिशियरी, तीसरा सॉलिसिटर या एडवोकेट एंड क्लाइंट, और चौथा डॉक्टर एंड पेशेंट। डॉक्टर एंड पेशेंट किस तरीके से होते हैं ये मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दिया है। अगर हम बात करें सॉलिसिटर और क्लाइंट की, सॉलिसिटर कहता है अपने क्लाइंट से कि अगर तू मेरे को 50 लाख रुपए एज अ फीस नहीं देगा तो तूने क्या क्या काम कर रखे हैं वो मैं कोर्ट करके बता दूंगा। तो अगर इस क्लाइंट ने उस धमकी में अगर इस क्लाइंट ने उस धमकी में आकर के पैसे दे दिए, तब हम बोलेंगे कि इसकी जो कंसेंट ली गई है अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस ली गई है। यहाँ तक की बात समझ में आती है। और अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर आए हुए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे वो भी किस नेचर के होंगे, वॉइडेबल नेचर के होंगे। और वॉइडेबल नेचर क्या होता है ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी और अभी ऊपर भी समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्रॉड। सेक्शन 17 अब अगर हम बात करें फ्रॉड की तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमें 5 एलिमेंट दे रखे हैं। उनमें से अगर कोई सा भी एलिमेंट इसके अंदर आ गया तो हम बोलेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड से बनाया गया है। अब वो 5 एलिमेंट चाहे वो पार्टी खुद करे, चाहे उसका एजेंट करे, चाहे उसके बिहाफ पर कोई और करे, तब भी हम यही मानेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड से बनाया गया है। कैसा? कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि पार्टी जानती थी इट इज नॉट ट्रू, या नॉट बिलीव टू बी ट्रू। कोई भी ऐसे फैक्ट जो कि पेश कर रहा है फैक्टों को, लाइक सपोज प्रोमिसर, अगर वो अपने फैक्ट पेश कर रहा है और उसको पता है कि ये फैक्ट सही नहीं है और उसको मालूम है कि ये जो मैं फैक्ट बोल रहा हूँ वो सब गलत हैं, उसको ये चीज़ मालूम है, पहली चीज़। दूसरी, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। by one having knowledge or believe that belief of the fact। मेरे को कोई फैक्ट पता है और मुझे ये भी पता है कि अगर ये नहीं बताए गए तो सामने वाले को इंजरी हो सकती है, लेकिन फिर भी मैंने उसको छुपा के रखे। कंसीलमेंट का मतलब होता है छुपाना। मैंने तथ्यों को फिर भी छुपा कर रखे, तो ये भी फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा। लेकिन एक कंडीशन है जिसमें वो फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आएगा, और वो कंडीशन क्या है वो अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बता दूंगा। ये 2 पॉइंट देखे हमने, अब थर्ड पॉइंट हमें देखना है।
थर्ड पॉइंट, ऐसा प्रॉमिस जिसको कि मुझे पता है कि मैं परफॉर्म नहीं करने वाला, ऐसा प्रॉमिस जिसका मुझे पता है कि मैं उसको निभाने नहीं वाला। अ प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्मिंग इट। ऐसा प्रॉमिस जिसको कि मुझे पता है कि मैं इसको कभी भी नहीं निभाने वाला, कभी भी नहीं परफॉर्म करने वाला, वो भी किस कैटेगरी में आएगा? फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। ऐसे वो सभी एक्ट जिससे कि किसी अन्य पार्टी को इंजरी पहुंचे। डिसीव का मतलब होता है इंटेंशन टू इंजरी। मेरे द्वारा किया गया कोई भी ऐसा एक्ट जिससे कि किसी दूसरी पार्टी को इंजरी पहुंचे, लेकिन यहाँ पे इंजरी कैसी होनी चाहिए? इंटेंशनल इंजरी होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे डिसीव। या फिर ऐसे कोई एक्ट जो कि लॉ ने मना किए हो लेकिन फिर भी मैंने कर दिया हो, वो भी फ्रॉड होगा। एनी सच एक्ट और omission as to law especially declared fraud। ऐसे वो सभी एक्ट जिसको कि लॉ ने शुरुआत से ही फ्रॉड बोल रखा है और वो मैंने कर दिया, वो वाले एक्ट भी फ्रॉड की कैटेगरी में आएंगे। यहाँ पर मैंने आपको अभी ये 5 पॉइंट बताए। ऐसे फैक्ट जो कि पार्टी जानती है कि वो क्या नहीं है, वो सत्य नहीं है, किस कैटेगरी में आएंगे? फ्रॉड की कैटेगरी में आएंगे, सत्य नहीं है। दूसरी, एक्टिव कंसीलमेंट, जानबूझकर छुपाना किसी फैक्टों को। तीसरा, ऐसे प्रॉमिस, ऐसे वचन जो मुझे पता है कि मैं नहीं निभाने वाला, वो भी फ्रॉड की कैटेगरी में आएंगे। ऐसे कोई अन्य एक्ट जिसको कि मैं इंटेंशनली किसी आदमी की इंजरी करूं, वो भी फैक्ट क्या माने जाएंगे? फ्रॉड माने जाएंगे। और ऐसे सभी एक्ट या ऐसे सभी ओमिशन जिसको कि लॉ ने शुरुआत से क्या रखा है कि ये फ्रॉड है, वो मैंने किया या नहीं किया, तो वो भी क्या होगा? फ्रॉड माना जाएगा। अब इसके अंदर हम 2 एग्जाम्पल समझेंगे इन चीज़ों को। पहला एग्जाम्पल, ए बी। ए के पास एक घोड़ा है, घोड़े को हम इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्स, और ए क्या है? सेलर। बी है बायर। ए का जो घोड़ा है उसके टांग में लगी हुई है चोट, पैर में लगी है चोट, लेकिन ए ने किसी को ये चीज़ बताई नहीं। ए ने बी के सामने ऑफर रखा कि मेरा घोड़ा 45,000 में बेचना चाहता हूँ, खरीदेगा? सिर्फ ये बोला ए ने कि मैं अपना घोड़ा तेरे को बेचना चाहता हूँ 45,000 में, बेचूंगा, खरीदेगा? और ए ने इस घोड़े के जो ये दिक्कत थी इसके बारे में बी को नहीं बताया।
और बी ने भी बिना जांच पड़ताल के ए के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ खरीदूंगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो इसने बात छुपा के रखी चोट वाली, क्या ये कैटेगरी में आती है फ्रॉड की? क्या ये जो ए ने अपने घोड़े की चोट की बात छुपा के रखी थी बी से, ये कैटेगरी में आती है फ्रॉड की? तो हम कहेंगे नो फ्रॉड। अब आप बोलोगे कि आपने तो ऊपर बताया था कि अगर उसने बात छुपाई तो वो फ्रॉड की उसमें आगे क्या लाइन में आ गया। अगर हम पॉइंट 2 पढ़े तो एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, हाँ बात सही है, एक्टिव कंसीलमेंट हुआ है, लेकिन यहाँ पर बी क्योंकि एक बायर है और इसके ऊपर एक चीज लागू होती है, केवट एम्प्टर। केवट एम्प्टर। अब बी ने किसी जांच पड़ताल किए बिना उसको हाँ भर दी। अगर बी जांच पड़ताल करता फिर भी इस घोड़े की चोट सामने नहीं आती, उसके बाद भी अगर वो होता, तब तो हम बोलते कि हाँ ए ने धोखा किया है। लेकिन बी ने अपनी तरफ से कोई पार्ट रोल ही नहीं किया। लेट द बायर बीवेयर वाला कॉन्सेप्ट अभी आगे पढ़ाऊंगा आपको, इसने अपना ये वाला कॉन्सेप्ट तो पूरा किया ही नहीं। जो बायर की जिम्मेदारी होती है वो तो बी ने अपने पर में पूरी करी नहीं और ए ने उस मौके का फायदा उठाया बस। तो हम इसको फ्रॉड नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर बी अपनी पूरी छानबीन करता और ए से पूछता कि इसके कोई दिक्कत तो नहीं है घोड़े को, उसके बाद भी अगर ए बोलता कि हाँ इसको कोई दिक्कत नहीं है, तब हम बोलते कि हाँ कि ए ने फ्रॉड किया है। लेकिन जब बी ने अपने पार्ट से कुछ किया ही नहीं है और ए ने उसका सिर्फ फ़ायदा उठाया है, तो हम ए को फ्रॉड नहीं बोलेंगे। लेकिन हम एक और कंडीशन पे आते हैं। ए वही घोड़ा है, ऊपर वाला ही, लेकिन यहाँ पर बी की जगह सी है। और सी कौन है? ए की बेटी। सी कौन है? ए की बेटी। अब चोट अभी भी लगी हुई है घोड़े की। अब सी की बेटी ए से वो घोड़ा राइड करने के लिए ले गई। राइडिंग के लिए ले गई ए से सी, और उसकी चोट की वजह से घोड़े की टांग टूट के और घोड़ा स्लिप्ट हो गया और ये दोनों गिर गए। सी और घोड़ा दोनों गिर गए। तो अब यहाँ पर क्या ये जो इसने बात छुपाई ये फ्रॉड मानी जाएगी? यहाँ पर ए के द्वारा छुपाई गई बात फ्रॉड मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो ये जो रिलेशन था फादर और डॉटर का था, और दूसरा यहाँ पर ए की जिम्मेदारी बनती थी कि अपनी बेटी को बताए कि इस घोड़े को चोट लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर बेटी कोई बायर नहीं है, उसने ब्लाइंड फेथ किया था ए के ऊपर। तो इसी वजह से ऊपर वाले केस में इसीलिए वो फ्रॉड नहीं था और नीचे वाले केस में इसीलिए ये फ्रॉड है। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। और फ्रॉड से किए हुए कॉन्ट्रैक्ट भी कौन से होते हैं? वॉइडेबल। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस
रिप्रेजेंटेशन। सेक्शन 19। अब इसके अंदर क्या होता है कि फ्रॉड में तो हमें पता है कि उसने जानबूझ के चीज़ छुपाई है, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में जो फैक्ट होते हैं उसको भी यही होता है कि ये फैक्ट ये जो भी मैं फैक्ट बोल रहा हूँ वो क्या होंगे, फैक्ट आर ट्रू इन गुड नॉलेज। और दूसरी चीज़ हमें क्या देखनी है, फ्रॉड में इंटेंशन टू डिसीव था इंजरी करने का, इसमें इंटेंशन नहीं होता। लेकिन फ्रॉड में इंटेंशन था डिसीव करने का, दूसरे आदमी को इंजर करने का, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में कोई इंटेंशन नहीं होता, लेकिन फिर भी इसके द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइडेबल होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? अब कोई ऐसे फैक्ट होते हैं जिसका मुझे भी आइडिया नहीं है कि ये इसके जो ये फैक्ट हैं सही है या नहीं है, लेकिन मैं इस विश्वास के साथ कि हाँ ये फैक्ट सही है, मुझे नहीं पता कि ये फैक्ट गलत है, और मैंने आपको अपनी सही जानकारी के हिसाब से बोला कि ये सब चीज़ें सही है, और कल को अगर उसमें कोई 19-20 बात निकल जाती है तो वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी यहाँ पर इंटेंशन गलत नहीं थी, प्लस जो मेरे फैक्ट मैंने पेश किए वो मेरी गुड नॉलेज के अंदर थे। यहाँ तक की बात समझ में आती है? अब हम डिस्कस करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक आज के सेशन का, जो कि है मिस्टेक। अब अगर हम बात करें मिस्टेक की, तो मिस्टेक होती है दो तरीके की। पहली होगी मिस्टेक ऑफ फैक्ट की, और दूसरी होगी मिस्टेक ऑफ लॉ की। पहली मिस्टेक मिस्टेक ऑफ फैक्ट, दूसरी मिस्टेक मिस्टेक ऑफ लॉ। अब अगर हम बात करें इसके अंदर भी हम दो दो कैटेगरी में बांट देते हैं। पहला यूनिलैटरल, बाइलैटरल, स्पेलिंग गलत हो सकती है, इस पर प्लीज माइंड मत करना। यूनिलैटरल और बाइलैटरल। यूनिलैटरल का मतलब एक के द्वारा, इसका मतलब दोनों पार्टी के द्वारा, एक के द्वारा और दोनों पार्टी के द्वारा। अब अगर हम बात करें मिस्टेक ऑफ फैक्ट, किसी एक पार्टी से हुआ है, अगर कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट किसी एक पार्टी से हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट स्टिल वैलिड माना जाएगा। अगर वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट दोनों पार्टी से हुआ है तो वो वॉइड माना जाएगा। अगर कोई
मिस्टेक ऑफ लॉ एक पार्टी से हुआ है तो वो वैलिड माना जाएगा, और अगर वो दोनों पार्टी से हुआ है तो सेम एज फैक्ट। अब यहाँ पर इन टेक्निकलिटीज को समझना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में आपसे ऐसे ही पूछेगा कि अगर दोनों पार्टीज का मिस्टेक ऑफ फैक्ट है अंडर सेक्शन 20 तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड या वॉइड, तो हम कहेंगे वॉइड। और अगर हम बात करें मिस्टेक ऑफ लॉ दोनों पार्टी से हुआ है तो हम क्या कहेंगे, अगर एग्ज़ाम में ऑप्शन आ जाए आपके पास सेम एज फैक्ट और वॉइड तो आपको हमेशा आंसर लगाना है सेम एज फैक्ट। अगर लिखा आ जाए कि मिस्टेक ऑफ लॉ अगर दोनों पार्टी से हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट का क्या इफेक्ट होगा, और आपके पास ऑप्शन हो वॉइड और सेम एज फैक्ट। अब हालांकि चीज़ें दोनों सेम है लेकिन आंसर हमारा ये होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आई। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, ए बी, ए के पास घोड़ा, ए को अपना घोड़ा बेचना है, बी को इसको ऑफर दे दिया 1 लाख में बेचने का और इसने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जब ये प्रोसेस चल रही थी उसी बीच में इनका ये घोड़ा मर गया, और ना अब ए को पता है कि मेरा घोड़ा मर गया और ना बी को पता है। यहाँ पर फैक्ट क्या है, फैक्ट है कि हॉर्स मर गया। अब इस चीज़ का ना तो ए को पता है और ना बी को पता है, लेकिन इन दोनों के बीच में आदान प्रदान हो गया। तो अब ये क्वेश्चन है कि ये जो अब एग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये वैलिड है या वॉइड है। अब जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो चीज़ एग्जिस्टेंस में ही नहीं है और दोनों को ही मालूम नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसे होगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। बस इतना सिंपल सा फंडा था। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।